नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवली, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी छात्रों को नमस्कार। अभी हमने आपको 2 दिन पहले एक प्रश्नोत्तरी, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लघुत्तरीय उत्तर के लिए आपको भेजी है, और इस समय ये प्रश्नोत्तरी मेरे हाथ में है, ये मोबाइल में। ये अगर आप इसको देख पा रहे हो, बोर्ड परीक्षा 2022 विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12 हेतु प्रश्नोत्तरी। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। इसी प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में मैं आपके लिए हल कर रहा हूं। अगर आप इसको देख पाए तो अपने मोबाइल को भी खोलिए और इस प्रश्नोत्तरी को, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिए और कहिए कि उसके आंसर को नोट करने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा लिखिए। अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा लिखिए। तो यह मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्यों एवं सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनंत साध्य और सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा है और आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, रॉबिन्स की जो परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनंत साध्य अर्थात मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं
साधन साधन सीमित होते हैं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, है ना। तो हम अपने सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अतः हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है। यही चयन या चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। तो एग्जाम में आ सकता है ना, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, या चुनाव की समस्या से क्या तात्पर्य है, या चुनाव क्या है। तो हमारे बच्चे गलती कर देते हैं। हमारे बच्चे जो है ना, चुनाव को समझते हैं पॉलिटिक्स वाला चुनाव, किसी ग्राम प्रधान का चुनाव, जनप्रतिनिधि का चुनाव। नहीं भाई, वो चुनाव नहीं। वो उस अर्थशास्त्र में हम ऐसे चुनाव के अध्ययन नहीं करते ना, हम आवश्यकताओं के मध्य चुनाव की बात कर रहे हैं। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं। तो हम अपने सीमित साधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, अतः हमें अपनी आवश्यकताओं के मध्य चयन करना पड़ता है या चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता हम पहले तृप्त करें और कौन सी बाद में तृप्त करें। ये जो चुनाव है, इसे कहते हैं चयन की समस्या, है ना। और यही समस्या जो है आर्थिक समस्या है। हमारे सामने चयन की समस्या होती नहीं अगर हमारे साधन अनंत होते। ठीक है, हमारी जमीन अनंत होती, हमारा लोहा अनंत होता, ये ऐसा है नहीं ना। हम यानी प्रत्येक व्यक्ति के साधन सीमित हैं, राष्ट्र के साधन सीमित हैं, पूरे विश्व के साधन सीमित है, समझ गए। और सीमित साधनों से हमें अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है, पहले, और जो कम तीव्र होती है, बाद में पूर्ण किया जाता है। और कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जिन्हें भविष्य के लिए छोड़ दी जाती है। याद रखिए इन चीजों को। चलिए सेकंड, आर्थिक क्रिया का क्या अभिप्राय। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य धन कमाना होता है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य धन कमाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रत्येक कॉलेज में एक गेम्स टीचर होते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो हैं, बच्चों को खेलना भी सिखाते हैं और बच्चों के साथ खेलते भी। ठीक है, बदले में उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो उनके द्वारा ये कार्य जो है आर्थिक कार्य है। अब मान लीजिए हमारा एक भूतपूर्व छात्र है जो अब किसी फोर्स में या सेना में भर्ती हो गया है। अब वो विद्यालय में आता है और हमारे विद्यार्थियों के साथ में खेलता भी है और उन्हें खेलना भी सिखाता है। ऑफ टाइम के बाद बच्चे कितनी स्कूल में गेम्स खेलते हैं, लेकिन उसको बदले में किसी प्रकार से कोई अर्निंग नहीं होती, कोई आय प्राप्त नहीं होती। तो उसके द्वारा यही कार्य अनार्थिक क्रिया है, और जबकि गेम्स टीचर के द्वारा यही क्रिया आर्थिक क्रिया। देखो एक बात और देखिए, पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते, दक्षिणा लेते हैं, उनके लिए वो आर्थिक क्रिया है। और हम लोग भी पूजा पाठ करते, घर में करते, रोज करते हैं, लेकिन हमें कोई दक्षिणा नहीं मिलती या हमको मतलब हमें कोई अर्निंग नहीं होती, तो वो अनार्थिक क्रिया। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया हो गया। तीसरा क्वेश्चन है चयन की या चुनाव की समस्या। अभी पहले मैंने बता दिया कि आवश्यकताओं के मध्य चूंकि हमें चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साधन सीमित होते हैं, इसी को चयन की समस्या कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है, ये तो सब आपको भी मालूम है, विज्ञान है। लेकिन किस प्रकार का विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। विज्ञान का क्या तात्पर्य है। विज्ञान की परिभाषा है किसी भी विषय का यानी कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। मतलब ये विस्तृत अर्थ की परिभाषा है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, समझ गए। और ये विस्तृत अर्थ की संकीर्ण अर्थ में क्या है, क्रिया और कारण के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। जैसे एक क्रिया होती है, मान लीजिए हम किसी वस्तु को आकाश की ऊंचाई की ओर फेंक दिया ना, ये पत्थर हमने आकाश की ऊंचाई की ओर, क्या होता है कि वो एक निश्चित दूरी तक जाता है, उसके बाद पुनः पृथ्वी पर गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। हमने क्रिया की किसी चीज को आकाश की ओर फेंका, है ना, और वो पुनः पृथ्वी पर आकर गिर गई। हमारी क्रिया थी, हमने ऊंचाई की ओर फेंका, परिणाम हुआ
कि वो पृथ्वी पर गिर गई। कारण क्या था? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो क्रिया भी है, कारण भी है और परिणाम भी है। इसकी जो व्याख्या करता है, यानी एक क्रिया होती है, क्रिया, ठीक है, क्रिया का एक निश्चित परिणाम होता है ना, और परिणाम का एक निश्चित कारण है। तो क्रिया और कारण के संबंधों के आधार पर परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाएगा। ये इसकी विवेचना जो कर रहा है उसको हम विज्ञान कहेंगे। समझ में आ गया होगा? क्रिया कारण के पारस्परिक संबंध के आधार पर परिणाम की विवेचना करने वाला शास्त्र विज्ञान कहलाता है। अब बात करें अर्थशास्त्र की। तो प्यारे बच्चों, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी कहिए कि हमारे विषय हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, अन्य सब्जेक्ट हैं, इनका जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, इसलिए ये सभी विज्ञान कहलाएंगे, है ना। लेकिन ये तो विस्तृत अर्थ में हुआ, तो विस्तृत अर्थ में भी अर्थशास्त्र विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये देखिए। पहले सबसे पहले उपभोग है, फिर उत्पादन है, फिर विनिमय है, फिर वितरण है, फिर राजस्व। अर्थशास्त्र की 5 शाखाएं हैं ना, आपको मालूम है ना। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा जाता है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यवस्थित भी और क्रमित भी है, इसलिए अर्थशास्त्र जो है कई विज्ञान है। तो ये तो विशेष अर्थ में गया। और अर्थशास्त्र के नियम जो हैं क्रिया और कारण के संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे मूल्य बढ़ता है, परिणाम स्वरूप मांग कम हो जाती है। मूल्य घटता है, मांग बढ़ जाती है। इनका एक कारण है, ठीक है, कोई कारण होता है इसका। अर्थशास्त्र के जो नियम है, जैसे सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम है, जैसे उत्पादन ह्रास नियम है, तो सब क्रिया और कारण है। पृथ्वी के अंदर जो है सारी बातें। चलिए अभी हम बताते हैं आपको अर्थशास्त्र विज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श विज्ञान, जिसको आदर्शात्मक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है वास्तविक विज्ञान, आइडियल साइंस एंड रियल साइंस। 2 प्रकार का होता है विज्ञान। तो वास्तविक विज्ञान, यानी विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान, और इसमें दूसरा क्या है? आदर्श विज्ञान, ठीक है ना। अब देखिए ना, वास्तविक विज्ञान क्या है प्रश्न का उत्तर देता है, और ये क्या होना चाहिए। ये आदर्श की बात करता है। जैसे बेरोजगारी किस प्रकार दूर होनी चाहिए, निर्धनता किस प्रकार दूर होनी चाहिए, है ना। सबको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संबंधित सेवाएं किस प्रकार प्राप्त हो, यातायात की सेवाएं किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए। तो वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान 2 शाखाएं अर्थशास्त्र की। वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र घटनाओं पर निर्णय करने की क्षमता देता है, ठीक है, समाधान सुझाता है। और वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, क्रिया और कारण के परिणामों की विवेचना करता है। किंतु एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि हैं। ऐसे ही अर्थशास्त्र क्या इन विज्ञानों के समकक्ष विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के जो नियम होते हैं शाश्वत होते हैं, उनको प्रयोगशाला में परखा जा सकता है, ठीक है। क्या अर्थशास्त्र के नियम हैं ऐसे? क्या अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला होती है? तो देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में एक वास्तविक विज्ञान है, और कुछ का मानना है कि अर्थशास्त्र के नियम कुछ मान्यताओं के साथ सत्य उतरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, कुछ कहते हैं नहीं है। अब जैसे रॉबिन्स है,
रॉबिन्स अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानता है, आपको मालूम नहीं है? ठीक है, पढ़ाया है क्लास में। और जबकि मार्शल अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमितता का क्या अभिप्राय है? मतलब जैसे हमारे जो साधन होते हैं, या रुपया, पैसा, भूमि, जमीन, जो भी साधन है, जल वगैरह, मनुष्य के साधन जिनसे वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है या क्या करते हैं हम, तो इनका यानी उत्पादन के जो साधन है वो सीमित होते हैं। सीमितता का तात्पर्य है कि किसी साधन की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा है, या मांग की तुलना में साधन की पूर्ति कम है, अर्थात सीमित है। समझ गए ना? सीमित एक सापेक्षिक शब्द है, यानी तुलनात्मक शब्द है। देखिए, बहुत सारे अंडे होते हैं, अंडे तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे अंडे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अधिक होने पर भी सीमित हैं, लेकिन खराब अंडे 2, 4 या 10, 20 होने पर भी वो सीमित नहीं है, क्योंकि इनकी कोई मांग नहीं है, ठीक है। तो सीमितता एक सापेक्षिक या तुलनात्मक शब्द है, और यह इस ओर इंगित करता है कि साधन की पूर्ति साधन की मांग की तुलना में कम है। समझ में आ गया होगा? इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का क्या अभिप्राय है? भाई, वस्तु सेवाओं के उत्पादन के लिए जो हमारे कई जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम आगत कहते हैं, है ना, तो वही संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस है। चलिए, इसमें लिखा है उपभोग की परिभाषा कीजिए। उपभोग करते हैं ना हम लोग, दूध, रोटी, कपड़े, जूते, चप्पल, पेन, किताबें, कॉपी, दुनिया भर की वस्तुओं का उपभोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो उपभोग क्या है? किसी वस्तु या सेवा में तुष्टि गुण की कमी करना उपभोग कहलाता है। याद रहेगा, वस्तु सेवा में तुष्टि गुण की कमी करना ही उपभोग कहलाता है। तुष्टि गुण, उपयोगिता की कमी करना। जैसे हमें भूख लगती है, हम रोटी खा लेते हैं, पेट भर जाता है, रोटी में उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है, इसी को उपभोग कहेंगे। इसके बाद है उपयोगिता की। उपयोगिता शब्द का क्या अभिप्राय है? उपयोगिता यानी उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। तो उपयोगिता की जो परिभाषा है, किसी वस्तु, सेवा या पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु, सेवा या पदार्थ का वह गुण जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, उपयोगिता कहलाता है। वस्तुओं की वह शक्ति जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, उपयोगिता है। समझ गए? आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय किसे कहते हैं, है ना? विनिमय एक तो होता है विनिमय, दूसरा होता है विनिमय दर। एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, कहते हैं विनिमय दर है या विनिमय है, तो दोनों अलग अलग है। विनिमय को एक्सचेंज कहते हैं और विनिमय दर को रेट ऑफ, है ना, एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? विनिमय दर। यहाँ पे विनिमय की बात चल रही है। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक, पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यानी विनिमय ऐच्छिक होता है, पारस्परिक होता है, विनिमय में धन का हस्तांतरण होता है ना, और विनिमय वैधानिक होता है। ये लक्षण है विनिमय के। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो सारे लक्षण इसी में हैं। दो पक्ष होते हैं विनिमय के लिए, दो या दो से अधिक पक्ष, दो या दो से अधिक वस्तुएं। विनिमय में क्या होता है? धन का हस्तांतरण होता है। यह हस्तांतरण ऐच्छिक होता है, वैधानिक होता है, पारस्परिक होता है।
ये लक्षण है, याद करिएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो उत्पादन की एक परिभाषा, वस्तुओं में तुष्टि गुण का सर्जन करना ही उत्पादन है। वस्तुओं में आर्थिक मूल्य का सृजन करना ही उत्पादन है। कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। चलते हैं आगे। वैसे तो ये है ना कि मनुष्य किसी वस्तु को ना तो बना सकता है ना उसका विनाश कर सकता है, पढ़ाया है ना। आजकल वैसे परमाणु युग है, और यहाँ पे हम ये कहें कि मनुष्य किसी पदार्थ का तो निर्माण कर सकता है, विनाश कर सकता है, तो ये कहना तो गलत ही होगा ना। लेकिन ये हकीकत, हम किसी वस्तु का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। हम वस्तुओं में दृष्टिकोण की या तो कमी करते हैं या वृद्धि करते हैं। यदि वृद्धि करते हैं तो उत्पादन कर रहे हैं, यदि कमी कर रहे हैं तो उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र, समष्टि और विशिष्ट अर्थशास्त्र, समझ गए? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो शाखाएं। ये बोल्डिंग ने किया भाई। चलिए, अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्मों का, जैसे परिवार है ना, व्यक्तिगत मजदूरी, कीमत, वस्तुगत कीमत है, फर्म, परिवार, मजदूर, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र जो है यानी कि कुल का अध्ययन करता है, टोटल का अध्ययन करता है, जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल राष्ट्रीय आय, समझ गए, पढ़ लेना। अर्थशास्त्र की प्रकृति मैंने भी आपको बताया, विज्ञान है या नहीं है। तो अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान होता है, ये बात मैंने आपको बताई। क्या अर्थशास्त्र कला भी होता है? क्या अर्थशास्त्र कला भी है? तो कला और है ना, इसमें और जोड़ देंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति, तो यहाँ पे विज्ञान, और यहाँ पे कला, तो ऊपर लिख देंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है, ये हो जाएगा ना कला, और ये हो जाएगा प्रकृति। और किसकी प्रकृति? अर्थशास्त्र की। ठीक है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कला, तो अभी मैंने बताया अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान है। कला क्या है? कला किसी भी कार्य को सुंदरता के साथ करना ही कला कहलाती है ना। कला मार्ग को प्रशस्त करती है जिससे वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तव में अर्थशास्त्र कला भी है, क्योंकि ये आर्थिक समस्या हेतु मार्ग प्रशस्त करती है, समझ गए। तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है, अर्थात दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? आदर्श विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, दोनों प्रकार का विज्ञान है। समझ आ गया है? अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? अर्थशास्त्र आदर्श और वास्तविक दोनों प्रकार का विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स की पुस्तक का क्या नाम है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिए। और रॉबिन्स की पुस्तक 1932 में। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। इनकी पुस्तक है राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कांडों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन, याद रखिए। कब हुआ था प्रकाशन? 1776 में। प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान मानते हैं? तो अर्थशास्त्र को प्रोफेसर मार्शल वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार
अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो रॉबिन्स जो है ना विशुद्ध विज्ञान यानी वास्तविक विज्ञान मानते हैं। उनका कहना है अर्थशास्त्र को उद्देश्य के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, निर्णयों की अच्छाइयों बुराइयों पर प्रकाश नहीं डालना चाहिए, है ना। निर्णय को लागू करने का, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने का कार्य नीति शास्त्रियों को छोड़ देना चाहिए। तो रॉबिन्स जो है कहते हैं अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। यहाँ पे प्रोफेसर पिंगू ने इनकी आलोचना भी की है ना, याद आया क्या कहा उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मस्तिष्क संबंधी अटखेलियां खेलना नहीं है, अपितु इसका महत्व इस बात में निहित है कि अर्थशास्त्र व्यवहार का दास और नीति शास्त्र का स्वामी है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद करिए। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप देख चुके 20 क्वेश्चन का। अब 21 से 40 जो क्वेश्चन हैं वो हमने भाग 2 में रखे हैं, और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन जो है हम बनाएंगे प्रश्नोत्तरी, और आपको इसी प्रकार से समझाएंगे ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन है बजट रेखा क्या है। तो देखें यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने बजट रेखा बनाई है, ये सेब लिख दिया है यहाँ, और यहाँ हमने लिख दिया केला। ठीक है, अब बजट रेखा दो वस्तुओं के कीमत अनुपात को प्रदर्शित करती है, जबकि हमारा बजट दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों वस्तुओं की कीमत यानी P1 और P2 दे रखी है ना। सेब की कीमत है 50 रुपए केजी और केले की कीमत है 20 रुपए दर्जन। ठीक है, तो ये P2 है केले की कीमत, और यहां सेब की कीमत। यदि दे रखी है तो कीमत रेखा को ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है कि हम देखेंगे कि सेब की कितनी मात्रा हम इस दिए हुए बजट में खरीद सकते हैं। मान लीजिए 50 रुपए है तो हम 4 किलो सेब खरीद सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 केजी सेब हम खरीद सकते हैं। समझ गए? और केले 10 दर्जन खरीद सकते हैं, तो 5 और 5 10 केलों की 10 दर्जन खरीदी जा सकती है। समझ गए होंगे? तो जो यानी इन दोनों बिंदुओं को यानी केले की कीमत कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, OT मात्रा खरीद सकते हैं, और सेब की कितनी खरीद सकते हैं, OK मात्रा खरीद सकते हैं। यदि P और K दोनों बिंदुओं को मिला दें तो ये कीमत रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कीमत रेखा का जो उल्लेख है हम दो वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं, जबकि हमारा बजट दिया हुआ है, दोनों वस्तुओं की कीमतें हमें ज्ञात है। कीमत रेखा इन दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात को प्रदर्शित करती है, अर्थात P1 अपॉन P2। कीमत रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी के साथ एक होता है उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र जो है बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये उदासीनता वक्र हमने बनाया है, IC रेखा। ये केला है, ये सेब है। केले की मात्रा, सेब की मात्रा। ठीक है, X1 वस्तु की मात्रा और X2 वस्तु की मात्रा। ठीक है,
तो ये जो बिंदु हैं, इस ये अनगिनत बिंदु होते हैं उदासीनता वक्र के। ये बिंदु दोनों वस्तुओं की यानी कि प्रतिस्थापन दर को बताते हैं। दोनों वस्तुओं की क्या बताते हैं? प्रतिस्थापन दर। और कीमत रेखा पर, ये कीमत रेखा है, ये उदासीनता वक्र है। इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये इतने बिंदु है, मान लीजिए x के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो a पर भी x के बराबर, b पे। इसलिए हम इन बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाते हैं और इसीलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। ऐसी रेखा मतलब आइसोलेटेड कर्व, इसको अंधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थ वक्र भी कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। उदासीनता रेखा जिस बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श करती है वह बिंदु उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। ये पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये उदासीनता वक्र है, ये P बिंदु है। P बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल और कीमत रेखा का ढाल दोनों बराबर हैं, इसलिए P बिंदु जो है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु, जिसको हम कहेंगे P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है, क्योंकि वो S बिंदु को खरीद नहीं सकता, C बिंदु को नहीं खरीद सकता। ठीक है, वो कौन सा बिंदु खरीद सकता है? जो कि उसके बजट में दिया हो। ये बजट में दिया हुआ बिंदु P है। इस बिंदु को चाहे वो Q हो या इसको हम R लिख दें, R, और इसको हम लिख दें S, तो ये दोनों बिंदु उसके बजट रेखा से बाहर के बिंदु है, जिसको वो नहीं खरीद सकता है। वो कीमत रेखा पर ही कोई बिंदु खरीद सकता है। कीमत रेखा के अंदर का कोई बिंदु, जैसे ये है H, तो ये बताता है कि उपभोक्ता दिए हुए बजट को पूर्णतया खर्च नहीं कर रहा, पूरी तरीके से खर्च नहीं कर रहा, संपूर्ण व्यय नहीं कर रहा। समझ गए? और कीमत रेखा के बाहर का कोई बिंदु ये है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह उपभोक्ता के बजट से बाहर है। उपभोक्ता केवल उसी बिंदु को खरीद सकता है जो उसकी कीमत रेखा पर हो, और P बिंदु जो है उसकी कीमत रेखा पर है, जबकि R और S ये दोनों बिंदु उसकी कीमत रेखा के बाहर के बिंदु हैं। किंतु जितनी संतुष्टि उसको S बिंदु पर प्राप्त हो रही है या R बिंदु पर प्राप्त हो रही है, उतनी ही संतुष्टि उसको P बिंदु पर प्राप्त हो रही है। यानी कि उतना ही खर्च करके वो S के बराबर और R के बराबर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब यह होगा कि P बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यहां पर दो शर्तें हैं उपभोक्ता के संतुलन की। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा पर यानी कि स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है यानी कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होना चाहिए, ऊंचाई की ओर जाता हुआ। जैसे अब आते हैं कि यानी कि उदासीनता मानचित्र। तो ये मानचित्र बेटा IC1, IC2, इस तरीके की बहुत सारी IC रेखा जब एक ही आधार रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसको उदासीनता मानचित्र कहते हैं, याद रखिएगा। अब एग्जाम में कुछ भी आ जाए, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं, उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं, उदासीनता उपभोक्ता का संतुलन बिंदु का ये यानी उपभोक्ता के संतुलन को उदासीनता वक्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ ये चित्र है, और कीमत रेखा, और कीमत रेखा का समीकरण M बराबर होता है x1 इंटू P1 प्लस x2 प्लस इंटू P2। यानी कि दोनों वस्तुओं की कीमत और उनकी मात्रा प्लस कर देंगे तो हमें बजट मिल जाएगा। तो ये कीमत रेखा का समीकरण होता है, इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा हो गया। अगर थोड़ा सा भी आप टाइम निकाल के बार बार सुनेंगे तो जरूर आपको ये याद हो जाएगा। बजट रेखा, उदासीनता वक्र की परिभाषा लिखिए। प्रोफेसर जोड़ की परिभाषा है, क्या कहा इन्होंने?
उदासीनता वक्र बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, इसीलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। याद हुआ? फिर से सुनिए, उदासीनता वक्र बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है और इसीलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की दो विशेषताएं लिखिए। उदासीनता वक्र की जो दो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, दूसरा गोलाकार हो सकते हैं। मूल बिंदु से जितना उन्नत दर होता है उदासीनता वक्र उतनी ही अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है ना? इसमें संतुष्टि के मापन की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे देखेंगे। सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। यह सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तु की एक अधिक इकाई का या एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है अथवा कमी होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यदि हम एक अधिक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमारी कुल उपयोगिता बढ़ेगी, यदि एक कम इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो कुल उपयोगिता में कमी आएगी। अगर एक कम या एक अधिक इकाई का उपभोग किया जाए तो कुल उपयोगिता में जो कमी हो रही है अथवा वृद्धि हो रही है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और सूत्र हमने इसका बताया, सूत्र देख लीजिए। एन यू मार्जिनल यूटिलिटी ये बराबर होता है टी यू एन प्लस 1, एक अधिक इकाई की कुल उपयोगिता से घटाना है टी यू एन इकाइयों की उपयोगिता को। तो ये पहला सूत्र है बेटा, इसको याद कर लेंगे। और दूसरा सूत्र है एम यू बराबर होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो ये दूसरा सूत्र है, इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए। यहाँ पे टी यू एन जो है उपभोग की इकाइयां हैं, 5 7 जो भी, अगर एन का मान 7 रखेंगे तो 7 धन 1 8 इकाइयों की उपयोगिता में से, कुल उपयोगिता में से 7 इकाइयों की कुल उपयोगिता को घटा देंगे, जो आएगा सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। इधर चूंकि एन बराबर 7 है तो 7 इकाइयों की उपयोगिता से एन माइनस 1 एक कम इकाई की उपयोगिता यानी 7 माइनस 1 यानी 6 इकाइयों की कुल उपयोगिता को घटाएंगे तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिफिन की वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? गिफिन की वस्तुएं, घटिया वस्तुओं को गिफिन की वस्तुएं कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक उच्च कोटि की वस्तुएं, दूसरी होती है निम्न कोटि की वस्तुएं। यदि देसी घी और डालडा की तुलना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उच्च कोटि यानी अच्छी वस्तु कौन सी है और निम्न कोटि अर्थात खराब वस्तु कौन सी है। निसंदेह डालडा निम्न कोटि की वस्तु। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह आय के बढ़ने पर निम्न कोटि की वस्तु की कीमतें कम होने पर भी उनके उपभोग को नहीं बढ़ाता, अर्थात उनके उपभोग को कम करता है और उच्च कोटि की वस्तु का सेवन करता है, प्रयोग करता है, उपभोग करता है। तो निम्न वस्तुओं की जो आय प्रभाव है वह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है और इन वस्तुओं को गिफिन की वस्तु कहते हैं। इसको जरा याद कर लीजिए, 101% एग्जाम में आने वाला है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम आप देखिए, मांग का नियम मार्शल के शब्दों में बोल दो, है ना। मार्शल ने क्या है? यदि बिक्री हेतु बाजार में वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए, यदि बिक्री हेतु वस्तु की अधिक मात्रा बाजार में प्रस्तुत की जाए तो उसे मूल्य कम करके ही बेचा जा सकता है ताकि उसके लिए ग्राहक मिल सके, खरीदार मिल सके। क्योंकि लोग कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मांग और अधिक मूल्य पर वस्तु की कम मांग करते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। क्या बताता है मांग का नियम? मांग का नियम बताता है यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है और यदि मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, जबकि अन्य बातें समान होती है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। याद आया? चलिए आगे बढ़ते। उपयोगिता ह्रास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था?
H.H. गोस्वामी, H.H. गोस्वामी। इसमें क्या था? H.H. गोस्वामी। इसको गोस्वामी का प्रथम नियम भी कहते हैं। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा। मांग की लॉज की परिभाषा लिखिए। तो रॉबिन्सन की परिभाषा लिख सकते हैं, मार्शल की परिभाषा लिख सकते हैं, या अन्य किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा लिख सकते हैं। रॉबिन्सन की परिभाषा सुनिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। मांग की लॉज का विचार किसी उपज या उत्पादन पर मूल्य में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। याद कर लीजिए। मार्शल की परिभाषा, बाजार में किसी वस्तु की मांग का कम या अधिक लोचदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि एक निश्चित मात्रा में मूल्य के बढ़ जाने पर मांग की मात्रा में अधिक कमी आती है या कम, अथवा एक निश्चित मात्रा में मूल्य के घट जाने पर मांग की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है या कम। याद कर लीजिए। मांग की लॉज की श्रेणियां बताइए। 5 श्रेणियां होती हैं। मांग की लॉज को आप कह सकते हैं, पूरा नाम इसका मांग की कीमत लॉज है। मार्शल की अर्थशास्त्र को अमूल्य देन है, याद रखिएगा। मांग की लॉज का विचार किसका है, किसने दिया है अर्थशास्त्र को? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। मांग की लॉज की 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी पूर्णतया लोचदार या पूर्णतया मूल्य सापेक्ष मांग। सापेक्ष का मतलब लोचदार, पूर्णतया मूल्य, पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरा अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक मूल्य सापेक्ष। तीसरा लोचदार यानी मूल्य सापेक्ष मांग, लोचदार मांग, मूल्य सापेक्ष मांग। चौथा बेलोचदार या मूल्य निरपेक्ष मांग, पूर्णतया यानी कि मूल्य निरपेक्ष मांग या मूल्य यानी बेलोचदार मांग, ठीक है। और पांचवा पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष मांग। ये 5 श्रेणियां हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार, दूसरा अत्यधिक लोचदार, तीसरा है लोचदार, चौथा है बेरोजगार, पांचवा है पूर्णतया बेरोजगार। याद कर लीजिए। अन्य वाली वस्तु की मांग की लॉज किस प्रकार की होती है? इकाई से कम होती है। कैसी होती है? इकाई से कम। ईडी छोटी होती है 1 से। मांग की लॉज इकाई से कम होती है सूत्र के रूप में। आरामदायक वस्तु की मांग ईडी बराबर 1। ये तो बेरोजगार हो गया। और ये रोजगार हो गया। और ईडी ग्रेटर देन 1 ये हो गया आराम यानी विलासिता की वस्तु जो होती है, विलासिता है ना, कि जो आवश्यकताएं होती है उनकी वस्तु की मांग की लॉज इकाई से अधिक होती है। घटिया वस्तु किसे कहते हैं? जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, ये डिफरेंट की वस्तु भी कहलाती है। इसमें लिख मांग की लॉज के मापन की कोई 2 विधि लिखी। तो मांग के लॉज के मापन की 3 विधियां हैं। पहली है कुल व्यय रीति, दूसरा है आनुपातिक रीति, मांग के लॉज के मापन की प्रतिशत रीति अथवा आनुपातिक रीति, और तीसरी है रेखागणितीय अथवा ज्यामितीय विधि। ठीक है। उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं लिखिए। तो उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता हम ये मान के चलते हैं कि समस्त वस्तु की इकाइयां गुण तथा मात्रा में एक जैसी हैं, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही रहती है। ठीक है। उपभोग, वस्तु का उपभोग निरंतर होता है ना। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है।
विवेचन काल में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति सही रहती है ना? इसी प्रकार की सारी मान्यता है, उनको याद करनी चाहिए। उदासीनता मानचित्र मैंने ये बना दिया है। उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं? उदासीनता मानचित्र बनाइए तो ये चित्र है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध होता है? जब सीमांत उपयोगिता, चूंकि सीमांत उपयोगिता जब तक घटती है, सीमांत उपयोगिता MU, जैसे जैसे तो कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता वक्र भी नीचे गिरने लगता है। यानी कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है कुल उपयोगिता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, सबसे अधिक होती है कुल उपयोगिता। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। यही संबंध है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मांग के तत्व लिखिए, है ना? मांग के तत्व, पहले तो प्रभाव उत्पादक इच्छा, इसमें 3 बातें हैं। 1, इच्छा का होना। 2, साधनों का होना, इच्छा पूर्ति हेतु साधनों का होना। लिख लेंगे ना पूरा, इच्छा पूर्ति हेतु साधनों का होना। और तीसरा है साधनों को व्यय करने की तत्परता, व्यय करने की तत्परता। ये 3 चीजें जो हो गई, ये तो प्रभाव उत्पादक इच्छा हो गई। किसी अर्थशास्त्री में इसको तो मांग कहा है, लेकिन ये तो आवश्यकता मांग नहीं है। इसमें 2 चीजें और जोड़ेंगे। मांग का संबंध एक निश्चित मूल्य से होता है। मांग का संबंध निश्चित मूल्य से होता है। और तीसरी, ये चौथा तत्व हो गया। और 5वां, मांग एक निश्चित समय की इकाई में की जाती है। समय की इकाई में की जाती है। समय की इकाई का तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु की मांग प्रति घंटा कर सकते हैं, प्रति दिन कर सकते हैं, प्रति सप्ताह कर सकते हैं, प्रति माह कर सकते हैं, प्रति वर्ष कर सकते हैं। तो माह का संबंध समय की एक इकाई से होता है। मांग का संबंध समय की एक इकाई से होता है। मांग निश्चित मूल्य बताना पड़ता है। सबसे पहले इच्छा का होना, इच्छा पूर्ति के साधन का होना, साधन को व्यय करने की तत्परता का होना। मांग का संबंध एक निश्चित मूल्य से होता है। मांग एक निश्चित समय की है। ये मांग के 5 तत्व होते हैं। आप इनको अच्छे करके याद कर लीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार से जो प्रश्नोत्तरी मैंने आपको सेंड की थी और जिनके उत्तर मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, आप इन वीडियो को देखने के बाद, इन वीडियो को सुनने के बाद इजीली उनके आंसर लिख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। इन वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय भी लगता है और सभी से, अपने छात्रों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो छात्र वीडियो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी प्रेरित कीजिए, देखेंगे और निसंदेह एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होंगे। नमस्कार।